नमस्कार। मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक चमत्कार होता हुआ दिख रहा है। जी हां, आप इसको चमत्कार ही कह सकते हैं। और इस चमत्कार के पीछे देश की जनता की ताकत है, सोशल मीडिया की ताकत है, जिसकी धमक अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। हुआ यह है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक वकील महोदय ने, या कहेंगे दो वकील महोदय ने, एक याचिका डाली हुई थी। और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही थी डिवीजन बेंच, जिसमें थे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। इस याचिका को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे कि जब देश की सेनाएं, देश की पूरी सुरक्षा तंत्र पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है, तब इस तरीके की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डालकर किस तरीके से सेना का और सुरक्षा के पूरे मामले को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे थे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है, जो कुछ कहा है, उससे निश्चित ही देश के लोगों को एक राहत और एक सुकून की सांस लेने का मौका मिलेगा। हुआ ये कि इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की पीठ एकदम से भड़क गई और उन्होंने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि जो सुरक्षा का मामला है, देश की सेनाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है, इस पर आप सेना का मनोबल गिराने के लिए इस तरीके की याचिका लेकर क्यों आए हैं? पूरे देश को, पूरे देश की जनता को और हमें भी सेना पर पूरा भरोसा है। और फिर उन्होंने आगे जो कुछ कहा वो बेहद चौंकाने वाला है और उन लोगों की आंखें खोलने वाला है जो सुप्रीम कोर्ट को ही देश का सर्वेसर्वा या सबसे बड़ा ज्ञानी मानने की भूल कर बैठते हैं। जैसे सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि हम लोग जज हैं और हमारा काम केवल मामलों का निपटारा करना है, हम विशेषज्ञ कब से हो गए? सैन्य और सुरक्षा विशेषज्ञ तो हम हो ही नहीं सकते। फिर आप ये कैसे मांग कर सकते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज इस पूरे मामले में जो सुरक्षा चूक हुई है उसकी जांच करेगा? हमें अपने सुरक्षा बलों पर, अपनी सेनाओं पर और इनडायरेक्टली अपनी सरकार पर भरोसा करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि आप इस तरीके की याचिका लगाकर हमारा और अपना टाइम भी खराब कर रहे हैं और देश का मनोबल गिराने का काम भी कर रहे हैं। इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि ऐसी याचिकाओं को हाई कोर्ट में भी नहीं जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले बेंच ने यह कहा था कि आपको अगर छात्रों का मामला उठाना है तो आप हाई कोर्ट जाइए। और इस याचिका में बड़ी बात यह थी कि वकील ने कहा कि हम छात्रों के हित को लेकर इस बात को कर रहे, तो बेंच ने यह पूछा कि इसमें तो कहीं भी छात्रों के हित की बात नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है। अब ये चमत्कार क्यों है? क्योंकि तमाम लोग इस तरीके की बातें करके भारत की सेनाओं का, भारत की सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। सरकार जो भी इस तरीके के फैसले लेती है उनमें अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं और उससे जो तमाम आतंकवाद के खिलाफ या पाकिस्तान जैसी जो शक्तियां हैं जो आतंकवाद का पोषण करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लेकर एक बड़ा फैसला दे दिया था, जिसके कि इस आतंकवादी हमले का एक कारण भी माना जा रहा है, क्योंकि आतंकवादी हमले में जो जिहादी इस्लामिक टेररिस्ट थे उनको लोकल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला था। और अभी एनआईए की जो शुरुआती जांच है उसमें निकलकर यह भी आया है कि इन लोगों ने 4 जगह रेकी की थी और ये 15 अप्रैल के करीब से जम्मू कश्मीर में रेकी करते फिर रहे थे, कहां पर लोगों को निशाना बनाया जाए। 3 जगह पर उन्हें सुरक्षा बलों की मौजूदगी स्पष्ट तौर पर दिख रही थी और ये जो इलाका था बहुत ही दुर्गम स्थिति का इलाका था, जहां पर केवल खच्चरों से जाया जाता है, इसीलिए उन्होंने इस इलाके को चुना। जबकि प्रशासन ने इस इलाके में पर्यटकों की आवाजाही की कोई अनुमति नहीं दे रखी थी। ये हल्की सी चूक प्रशासन से हुई थी कि अगर उन्होंने अनुमति नहीं दी थी तो लोकल ऑपरेटर और ये खच्चर वाले मिलकर कैसे लोगों को वहां तक ले जा रहे थे।
लेकिन इससे सबक लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है, जिस तरीके से इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए इस याचिका को वापस लेने के लिए कह दिया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि देश की जो जनभावना है, जनता का जो मूड है, वो सुप्रीम कोर्ट अब अच्छी तरीके से समझता हुआ नजर आ रहा है। और ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि हमारे जो दिवंगत जो बलिदानी सीडीएस रहे हैं जनरल बिपिन रावत, उन्होंने एक बार कहा था कि देश की सेनाओं को या पूरे देश को 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ती है या पड़ेगी। और वो 2.5 मोर्चे क्या थे? एक चीन का मोर्चा, एक पाकिस्तान का, और आधा मोर्चा वो जिसमें देश के अंदर बैठे हुए ऐसे ही विदेशी ताकतों के इशारों पर काम करने वाले या फिर लिबरल जिन्हें कहा जाता है, उस तरीके के लोगों का एक फ्रंट जो अंदर ही अंदर देश की सेनाओं का मनोबल गिराता है, सरकार के हर काम में अड़ंगा लगाता है और देश के खिलाफ साजिश करने में अपना पूरा सहयोग देता है। लेकिन यहां सबसे ज्यादा सोचनीय बात यह है, जिसका जिक्र जनरल रावत ने नहीं किया था, कि इस पूरा जो अर्ध मोर्चा है, इसको संरक्षण सुप्रीम कोर्ट से मिलता रहा है। यही वजह है कि पहलगाम, जिसको लेकर पूरी दुनिया में भारत को सहयोग मिल रहा है, उस मुद्दे पर सरकार से तमाम सवाल उठाए जा रहे थे और इसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये वही लोग हैं जो उस आधे मोर्चे से संबंध रखते हैं, यानी कि देश विरोधी ताकतों को सपोर्ट देना चाहते हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं, नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। अब इस याचिका के खारिज होने के बाद नेहा सिंह टाइप के, डॉक्टर मधुसा टाइप के या अजीत अंजुम और दूसरे इसी तरीके के जो लोग हैं, कांग्रेसी जो लोग हैं, जो इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरने के बहाने पाकिस्तान को मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि देश में होता ये रहा है कि जब भी ऐसी बातें होती हैं, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, तो ये लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सिंघवी सिब्बल टाइप के रसूखदार या फिर आप कहें कि पावरफुल वकीलों के माध्यम से फैसले अपने पक्ष में करा लेते हैं, जिसकी वजह से सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाती है, जिससे ऐसे लोगों के हौसले पस्त हो सकें, जिससे ऐसे लोग इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहने से डर सकें। लेकिन अब जो संदेश सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है, वो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में अब सुप्रीम कोर्ट अपने को दूर ही रखेगा। जिस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि हम लोग केवल जजमेंट से जुड़े हुए जो वाद विवाद के मामले हैं, क्रिमिनल मामले हैं, उन मामलों पर राय दे सकते हैं। सुरक्षा के मामलों पर राय देने की न तो हमारे पास कोई एक्सपर्टीज है, यानी कि विशेषज्ञता है, और नहीं ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। उससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज ने भी यही कहा था, जब जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान महिलाओं को, पाकिस्तानी जो महिलाएं भारत में शादी करके या वीजा के माध्यम से किसी भी तरीके से रह रही थी और उनको वापस भेजने की जब बात सरकार ने की, तो बहुत से लोग इसको लेकर भी हाई कोर्ट पहुंच गए थे और उन्होंने इस पर संरक्षण मांगा था और ये कहा था कि सरकार का आदेश जो है उस पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के एकल जज की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि ये पूरी तरीके से सरकार का विशेषाधिकार है, ये सुरक्षा का मामला है और इस मामले में हम किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार जो करना चाहती है, सरकार जो ऑर्डर पास करेगी, आपको उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे किसी का बेटा पाकिस्तान में रो रहा है या यहाँ पे किसी कोई रिश्तेदार रो रहा है, आपको सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना ही पड़ेगा। तो इस दिशा में ये जो दो फैसले आए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला और अब ये जो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उससे पूरी तरीके से संदेश साफ हो गया है कि देश की जनता का जो मूड है, देश की जनता जिस तरीके से आज सरकार के साथ एकजुट होकर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है,
उससे सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी तरीके से अलग नहीं हो सकता है। किसी भी तरीके से ऐसे अर्ध मोर्चा के या फिर अर्ध फ्रंट वाले जो गद्दार जैसी स्थिति में पाकिस्तान या दूसरी ताकतों को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करते हैं, उनका साथ नहीं देगा, उनके बचाव में नहीं आएगा। और इससे नेहा या रवीश कुमार टाइप के जो लोग हैं, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, टिकट टाइप के जो लोग हैं, उन्हें जो लग रहा था कि वो सरकार के खिलाफ या सेना के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे और आसानी से सिब्बल या सिंघवी को खरीद कर या इसी तरीके के उनके दूसरे चिंटू पिंटुओं को खरीद कर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अपने लिए राहत खरीद लेंगे, अब उनको झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और हम तो ये कहेंगे कि ये जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर जो जुडिशरी को सुधारने की जो कोशिश जनता में मांग उठ रही है, उसको हमें आगे बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि देश की जुडिशरी में रिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉलेजियम नाम की जो संस्था एक अपने आप बना ली गई है कुछ वकीलों के द्वारा, देश में मुश्किल से 100 वकीलों और जजों का एक ग्रुप है जो इस पूरे देश को अपने इशारों पर नचाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आज देश में 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। और तमाम जो 30-30 साल 40-40 साल से केसेस पेंडिंग है, उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो भारत की जेलों में कष्ट भोग रहे हैं। और तमाम ऐसे मामले हैं कि जहां अगर उन्हें सजा भी हुई होती तो वो बहुत पहले बाहर आ गए होते सजा काटकर, लेकिन चूंकि उनके पास पैसा नहीं है, सिब्बल सिंघवी या सलमान खुर्शीद या दुष्यंत दवे टाइप के, जो विवेक तनखा टाइप के, इस तरीके के बड़े बड़े या मुकुल रोहतगी या जेठमलानी टाइप के वकीलों की फीस देने की जिनकी औकात नहीं है, उन्हें जेलों में सड़ना पड़ रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हजारों करोड़ के घोटाला करते हैं, बड़े बड़े क्राइम करते हैं, बड़े बड़े देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जो अपराधों में लिप्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग बड़ी आसानी से जमानत पाकर बाहर आ जाते हैं और सालों तक उस जमानत पर ही बाहर रहते हैं। उनके केसेस का कोई डिसीजन नहीं होता है और सालों बीत जाते हैं। जो पैसा वो भ्रष्टाचार से, बेईमानी से या देश को लूट कर कमाते हैं, उसी पैसे में से वो वकीलों को देते हैं और उसी पैसे से वो मौज करते हैं। इसलिए देश की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। देश की जनता को बार बार सवाल पूछने पड़ेंगे, चाहे वो सवाल सरकार से पूछने पड़े या फिर जुडिशरी से ही क्यों नहीं हो। हमारे यहाँ जिस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को न्यायमूर्ति कह दिया जाता है, न्यायाधीश कह दिया जाता है और भोले वाले लोग उनको भगवान मानने लगते हैं, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि ये सब भगवान नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक हैं। हाँ, वो पद पर जरूर बैठे हैं, लेकिन पद पर बैठे रहने की वजह से ही वो एकदम देवता या पवित्र नहीं हो जाते हैं। उनकी भी कमजोरियां हो सकती हैं और अगर उनकी कमजोरियां हैं, उनकी गलतियां हैं, तो उन पर सवाल उठने चाहिए। और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, बेईमानी में लिप्त है, तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। और न्याय का भी एक सिद्धांत है कि न्यायाधीश कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन न्याय या जो न्याय के नियम है, जो कानून है, वो हमेशा उससे ऊपर रहेगा और यही रूल ऑफ लॉ होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जब से ये कॉलेजियम नाम की असीमित सत्ता एक तरीके से स्थापित हो गई है, तब से रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ कोर्ट चलने लगा है। और इस रूल ऑफ कोर्ट में भी केवल 5 जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, उनकी तानाशाही पूरे देश में चलती है। जी हाँ, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तानाशाही, क्योंकि तानाशाही का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति किसी और की नहीं सुनता है। यहाँ ये व्यक्ति नहीं है, ये समूह है और वो मनमाने तरीके से जजेस की नियुक्ति करता है। उसमें भाई भतीजावाद का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, उसमें तमाम सीनियरिटी को दरकिनार रख दिया जाता है, तमाम ऐसे ऐसे तर्क या कुतर्क दिए जाते हैं जो किसी को भी हजम नहीं हो सकते। किसी भी तरीके की पारदर्शिता नहीं बरती जाती है।
बाकी आप देखेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में अगर किसी की सीनियरिटी को बाईपास करके दूसरे व्यक्ति को प्रमोट कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को अदालत में आना पड़ता है और अदालत उसका फैसला करती है। लेकिन अदालत में जिन जजों की नियुक्ति होती है, खासकर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वहां बहुत ही चालाकी से और अपारदर्शी ढंग से इन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है, छुपा लिया जाता है, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता और मनमाने ढंग से उसके पक्ष में तर्क या कुतर्क दे दिए जाते हैं। पिछले दिनों जितने भी सीजेआई के नाम आप देखेंगे, चाहे जस्टिस खेर रहे हो या फिर जो मिश्रा रहे थे, चंद्रचूड़ गोगोई या फिर संजीव खन्ना रहे हो, अब जो आने वाले 14 तारीख को गवाही बनेंगे, ये सब के सब कहीं ना कहीं कॉलेजियम की कृपा से ही सीजेआई के पद तक या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के पद तक पहुंचे हैं। क्योंकि इन्होंने, किसी ने 6 लोगों को, किसी ने 15, किसी ने 20, किसी ने 30 जजेस को बाईपास किया हुआ है। तो इसका सुधार कैसे हो सकता है? वो सिर्फ जनता के दबाव से हो सकता है और जनता का दबाव अब सुप्रीम कोर्ट पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ है कि पहलगाम के मुद्दे पर जब याचिका पहुंची, उस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया, फटकार लगा दी गई और साफ कह दिया गया कि सुरक्षा का मामला है, इसको सेना और दूसरे शब्दों में तो कहें तो फिर सरकार देखेगी, न्यायालय का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।